नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो न केवल यूपीएससी एग्जाम के लिए आवश्यक है, बल्कि जितने भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम हैं या फिर जितने भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे के हों, एसएससी के हों, बैंकिंग के हों, टीचिंग के हों या फोर्सेस के हों, उन सबके करंट अफेयर को न केवल यहाँ कवर किया जाता है, बल्कि उनका डिटेल एनालिसिस आपको दिया जाता है, जिससे कि आप न केवल उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को जान सकें, बल्कि ये भी जान सकें कि आखिर क्यों हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या थे और अभी ये घटना हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके के और भी न्यूज़ को और भी वीडियो को जानने के लिए और ही करंट अफेयर को नए-नए टॉपिक को देखने के लिए आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर के साथ। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँगे और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँगे। यदि आप इस चैनल पे पुराने हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने नियरों के साथ शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि न केवल ये डिजिटली एजुकेशन प्लेटफॉर्म ग्रोथ कर सके, बल्कि कहीं न कहीं जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं, वो भी इससे फ्री एजुकेशनल का फ़ायदा उठा सकें और न केवल वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से, बल्कि आम जीवन में भी अपनी देख पाएँ कि आपके देश, दुनिया, आपके समाज में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। उससे पहले बता दूँ, अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, दादा साहब फाल्के हैं और ये अवार्ड भारत दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल किसको क्या मिला है, उसका एक अलग से वीडियो बनेगा, तो आप जुड़े रहिए इस को जानने के लिए। और देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय का निर्देश दे दिया है। भारतीय एयरटेल ने समायोजित सकल राजस्व अर्थात एजीआर और स्पेक्ट्रम भुगतान पर 4 साल की मोहलत का विकल्प चुनने का फैसला किया है, जिससे यह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए वोडाफोन आइडिया के बाद दूसरा टेल्को बन गया है। पहले इसको वोडाफोन को दिया गया था, अब दिया गया भारतीय एयरटेल को, जो हाल ही में घोषित दूरसंचार राहत पैकेज का हिस्सा होगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक ने कहा है कि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक के कगार पर पहुंच चुका है, जिसमें से आधे से अधिक देश तीव्र भोजन की कमी का सामना कर रहा है। देखेंगे आज के आखिर में हालात क्या है अफगानिस्तान में। इसके अलावा विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर एक रिपोर्ट जारी की है, तो देखेंगे उसमें क्या रिपोर्ट में होगा। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1 साल के भीतर रोहिंग्या को पहचानने, उनको हिरासत में लेने और निर्वाचित करने की याचिका पर आपत्ति जताई है, जिसमें ये बात कही गई है कि उनके खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई करने या उन्हें तुरंत बाहर निकालने का कोई कारण नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करें कोरोना के एक नए वेरिएंट आ गया, जिसको नाम दिया गया है ट्रिगोनोप्टेरस। ठीक है, तो ट्रिगोनोप्टेरस की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक के बारे में जो यूपीएससी के सामान्य दिन 2 से पेपर से लिंक है। और बात है मुल्ला पेरियार बांध की। अगर आपसे क्वेश्चन कहीं से आ जाता है कि देश की विभिन्न जितनी शक्तियां हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में कैसे उनका वितरण है शक्तियों का, उसके बारे में अगर टॉपिक आएगा तो मुल्ला पेरियार बांध की बात में आएगी। तो मुल्ला पेरियार बांध से संबंधित सभी मुद्दों की देखरेख के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में एक स्थायी पर्यवेक्षी समिति का गठन किया। यह बात की जाए कि अगर मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु और केरल के बीच में लगातार संघर्ष का एक स्रोत रहा है। अगर आप भारतीय मैप में देखें तो यहाँ पे जब जाएंगे केरल में, तो केरल के बिल्कुल दक्षिणी छोर पे क्या है, मुल्ला पेरियार बांध है। कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोच्चि, अल्लापेली और इन जगहों के पास में यहाँ पे देखो इकुडी डैम है, ये भी केरला में। और इस जगह पे आपका कौन सा मुल्ला पेरियार बांध। मुद्दा है क्या कि केरल का ये कहना है कि जल स्तर 139 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, जैसा कि अदालत ने 24 अक्टूबर, यानी जो अदालत थी उसने बोला था 24 अक्टूबर 2018 को आदेश दिया था, जब राज्य बाढ़ की चपेट में था। तो केरल ने ये बात आई थी कि किसी भी स्तर पर बांध में इतना पानी नहीं होना चाहिए जो 139 फीट से ऊपर चला जाए। ऐसा इसलिए भी कहा गया था क्योंकि अगर बांध में जल स्तर है, अगर वो बढ़ा तो उससे क्या होगा, 50 लोग जो होंगे केरल के, उनके लोगों की जान का खतरा हो जाएगा। लेकिन तमिलनाडु ने 2006 और 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए फैसले पर आपत्ति जताई थी, जिसमें अधिकतर जल स्तर उन्होंने बोला था कि आप 142 फीट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कोर्ट ने कहा 139 फीट करिए, उससे पहले आ चुका था 142 फीट करिए, तो उसी को तमिलनाडु कह रही कि नहीं आप उसको और बढ़ाइए। तो आगे हो क्या सकता है, तो अदालत ने केरल और तमिलनाडु के अधिकारियों से जिम्मेदारी से बात करने के लिए और जान माल के किसी भी खतरे से बचने को कहा है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आंसर दीजिए और ऐसा करिए कि किसी तरीके से जान माल की दिक्कत ना हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजनीति करना कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि आप क्या करिए, उन्हें एक अच्छा सा हल निकालिए जिससे कि जान माल के नुकसान ना हो सके। अब जो ऑब्जर्वेशन कमेटी है, उनको अधिकतम जल स्तर के बारे में निर्णय लेना होगा और इसके बारे में अदालत को उन्हें सूचित भी करना होगा। और हम बात करें कि मुल्ला पेरियार बांध है क्या, इसमें आपको क्या जानना चाहिए।
तो आपको पता चाहिए जो मुल्ला पेरियार बांध है वो किस राज्य में स्थित है? केरल में। तो आपसे ये क्वेश्चन आएगा मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो मुल्ला पेरियार बांध स्थित है आपका केरला में। तो ये तो बात होगी केरल की। यह तमिलनाडु द्वारा 999 वर्षों के लिए 1886 लीज इंडेंट अर्थात पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट के बाद संचालित किया जाना है, जिस पर त्रावणकोर के महाराजा और पेरियार सिंचाई कार्यों के लिए भारत के राज सचिव के बीच साइन किए गए थे। 1887 और 1895 के बीच में इसको निर्मित किया गया। बांध ने क्या किया है, नदी को अरब सागर के बजाय बंगाल की खाड़ी की ओर बहने के लिए पुनः निर्देशित किया है। और मद्रास प्रेसिडेंसी, जो इस टाइम पे चेन्नई उस टाइम पे मद्रास था, में मदुरई के शुष्क वर्षा क्षेत्र को पानी प्रदान किया गया था। यह बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायर और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए इसका नाम है मुल्ला पेरियार, क्योंकि इस दो नदियों का ये यहाँ पे मिलती है मुल्लायर और पेरियार, वहाँ पे इस बांध को बनाया गया है। तो देखिए मुल्ला पेरियार बांध इस जगह पे केरल में, और यहाँ पर से ही इसको मुल्लायर और पेरियार नदियों को जोड़कर ये बांध बनाया गया है। अगर तमिलनाडु का कहना देखें, तमिलनाडु की दावा है कि हालांकि उसने बांध को मजबूत करने के उपाय किए हैं, लेकिन केरल सरकार ने जलाशय के जल स्तर को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रयास को अवरुद्ध किया है, जिसके परिणामस्वरूप मदुरई जो किसान है उनको लगातार नुकसान पहुंच रहा है। कि अगर जब केरल पानी जब और स्टोर नहीं करेगा, लगातार छोड़ता जाएगा, तो नीचे बाढ़ आ जाएगी, अगर ऊपर रोक लेगा तो केरल में बाढ़ आ जाएगी। ऐसा है, केरल और तमिलनाडु के अपने अपने तर्क हैं। तो केरल का इसमें तर्क ये है कि इडुक्की के भूकंप संभावित जिले में नीचे की ओर रहने वाले निवासियों द्वारा तबाही की आशंकाओं को उजागर किया गया है। तो वो कहते हैं अगर हम ज़्यादा और से पानी इकट्ठा किया तो हो सकता है भूकंप आए, यहाँ के लोगों को दिक्कत आए, इसलिए वो और नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो साइंटिफिक लॉजिक दिया गया है वो ये भी कहा गया है कि अगर इस क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 6 से ऊपर की तीव्रता वाले अगर भूकंप आते हैं तो लगभग 30 लाख से अधिक लोगों के जीवन खतरे में आ जाएगा, इसलिए वो इतना पानी का यहाँ पे स्टोर नहीं कर पाएंगे। बात करेंगे एजीआर अर्थात एडजस्टेंट ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में, जो अभी अभी पहले वोडाफोन की राहत दी गई थी, अब दी गई है इसको एयरटेल के लिए, जो वोडाफोन आइडिया बन चुका है अब एयरटेल के लिए। अगर टॉपिक लिंक देखें, सरकार की नीतियां और उससे उत्पन्न होने वाले कौन से मुद्दे उससे लिंक टॉपिक है। तो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर में नकदी की तंगी से जूझ रहे दूरसंचार क्षेत्र में जीवन रेखा का विस्तार करने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी थी, जिसमें एजीआर, ध्यान रखना एजीआर फुल फॉर्म है एडजस्टेंट ग्रॉस रेवेन्यू, के फैसले के साथ साथ पिछली नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के भुगतान के लिए सरकार को बकाया भुगतान पर 4 साल की मोहलत लगातार दे दी थी। सरकार ने दूरसंचार जो कंपनियां उनको 29 अक्टूबर 2021 तक 4 साल के बकाया स्थगन के विकल्प के बारे में अपने निर्णय से अवगत कराने के लिए कहा गया था। साथ में उसको ये भी उनको इंडिकेट किया गया था कि 90 दिनों अर्थात 3 महीने के भीतर उनको ये समय दिया गया है कि क्या वे स्थगन अवधि में संबंधित ब्याज राशि की इक्विटी में परिवर्तन करना चाहते हैं। इस बारे में ये सारी बातें कही गई थी। अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात की जाए तो समायोजित सकल जो राजस्व है वह उपयोग और लाइसेंस शुल्क है, जो दूरसंचार विभाग द्वारा वसूला जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप एयरटेल हैं, वोडाफोन, जियो जो भी हैं, अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, अगर आप कोई भी दूरसंचार विभाग द्वारा अगर कोई सेवाएं ले रहे हैं, तो अगर अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सर्विस आपको अपनी चार्ज देना पड़ेगा। इसी शुल्क को जो फीस देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं समायोजित सकल राजस्व। इसे इस स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस शुल्क में विभाजित किया जाता है, जो क्रम से क्या 3 से 5% और आज 8% के बीच में आंका गया है। अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो उनके अनुसार शुल्कों की गणना एक टेलको द्वारा अर्जित सभी राजस्व के आधार पर की जाती है, जिसमें गैर दूरसंचार से संबंधित स्रोत जैसे कि जमा ब्याज और संपत्ति की बिक्री भी शामिल है। अगर राहत पैकेज की बात की जाए तो इस पैकेज में दूरसंचार कंपनियों द्वारा वैधानिक देय राशि के भुगतान पर 4 साल की मोहलत के साथ साथ स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति शामिल है। मतलब कि क्या है, अगर आपसे जो भी बकाया है तो 4 साल के अंदर भरिए, और आप एफडीआई लाना चाहते हैं 100% आपको एफडीआई लाने की अनुमति है। इन उपायों के व्यापक सेट में क्या हुआ है, अवैतनिक देय राशि पर स्थगन देने, समायोजित सकल राजस्व को संभावित रूप से परिभाषित करने, और साथ ही साथ स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में कटौती के माध्यम से बीमार क्षेत्रों के लिए सुधार शामिल है। अगर इसमें देखें कि एजीआर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, तो टेलीकॉम कंपनियों पर लगभग 1.69 लाख करोड़ रुपए का बकाया था। सभी कंपनियों को बकाया चुकाने के 10 साल का समय मिला हुआ था। इसके लिए वोडाफोन जो आइडिया उस पर बकाया था 53,000 करोड़ रुपए, एयरटेल पे था 35,000 करोड़ रुपए बकाया था। तो इस पे ये चीज देखिए इतने बकाया था, तो इनको बोला था मोहलत दी 4 साल तक उसको भरिए। अगर ये देखें पैकेज मदद कैसे करता है, इसने दूरसंचार कंपनियां जैसे कि वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल को बहुत आवश्यक छूट प्रदान की है। इसने रोजगार के अवसरों की शिक्षा और सृजन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, तरलता बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने, दूरसंचार सेवा जो प्रदाता हैं उन पर नियामक बोझ को कम करने की से उम्मीद की गई है। एडीआर से संबंधित बकाया पर रोक से नकदी की तंगी वाले फर्म को अपने व्यवसाय में सुधार करने
और लंबी अवधि में बकाया राशि का भुगतान करने की जगह मिलेगी। अगर आपके पास अभी रुपया नहीं है तो आप लंबी समय में उसको दे दीजिए, बस क्या है आपके ऊपर बोझ नहीं डाला जाएगा। साथ ही साथ गैर दूरसंचार जो राजस्व है उसको बाहर करने के लिए एजीआर की परिभाषा बदल दी गई है। अब सभी गैर दूरसंचार राजस्व को एजीआर से हटा दिया जाएगा। अब देखें कि इतना होने के बाद भी, जब इतनी राहत भी दी गई है, उसके बाद भी दूरसंचार जो कंपनियां हैं उनकी वित्तीय स्थिति कैसे बदली है, तो उनकी कैसे बिगड़ी हुई है, तो उसका हुआ क्या है। अगर इसकी शुरुआत मानी जाए तो कुल मिलाकर जो एजीआर है उसकी अलग अलग कानूनी व्याख्याओं के साथ हुई है। इसे समझने के लिए आपको 1999 में वापस जाना पड़ेगा, जब सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक निश्चित रूप से राजस्व साझाकरण मॉडल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। टेलीकॉम कंपनियां 1999 में लाइसेंस और स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में दूरसंचार और गैर दूरसंचार राजस्व से अर्जित अपने एजीआर का एक निश्चित प्रतिशत का भुगतान करेंगी, ऐसा इसमें बोला गया है। अद्यतन दूरसंचार सेवाएं देने या गैर दूरसंचार सेवाएं देने से जो आप लाभ मिलेगा उसका जो रेवेन्यू होगा आपको देना पड़ेगा। वर्ष 2003 में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अर्थात दूरसंचार विभाग है उसने एजीआर भुगतान की मांग उठाई थी, कि उसको कहा था कि इसको हमें उसका जो भी आपको फायदा मिल रहा है उसका कुछ हिस्सा रेवेन्यू के रूप में उसे मिलना चाहिए। इसमें ये कहा गया था कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा सहायक कंपनियों से लाभांश के रूप में जो भी अर्जित उनका रेवेन्यू है उसमें अल्पकालिक निवेश पर ब्याज, व्यापारी छूट के रूप में काटे गए धन, कॉल के छूट और अन्य, साथ ही साथ दूरसंचार सेवाओं से राजस्व के ऊपर और जो भी उनके ऊपर हो उसको एजीआर की गणना के लिए शामिल किया जाएगा। आपको जो भी क्या है, जो भी ब्याज मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसमें क्या करें, उसमें जो ज़्यादा हो उसमें आप क्या करिए, हमको उसमें एजीआर गणना करवाइए और हमको क्या करिए, रेवेन्यू जनरेट करवाइए, हमको टैक्स दीजिए। तब दूरसंचार कंपनियों ने दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क किया, जिसने जुलाई 2006 में अपना फैसला सुनाया कि मामले को नए सिरे से परामर्श के लिए नियामक ट्राई के पास वापस भेज देना चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ, दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय प्राधिकरण ने सरकार की दलील को खारिज कर दिया और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जब केंद्र सुप्रीम कोर्ट गया तो अभी वहां पे मामला चल रहा था, और वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G घोटाले के मामले में 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। इसने एक सुधार को भी प्रेरित किया था कि अब नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटित की जाएंगे, और वहीं पर ये रेवेन्यू जनरेट करने की बात कही गई थी। तो वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें ये बात कही गई है कि जो दूरसंचार विभाग है उसकी एजीआर की परिभाषा सही थी, और टेलीकॉम को भुगतान न करने पर एजीआर ब्याज और जुर्माना देना होगा। तब इन पे इतना जो बकाया राशि है इन लोगों पे आ गया है। अब इनको राहत दी गई है, अब 4 साल के अंदर भरिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बात करेंगे अफगानिस्तान संकट के बारे में। आपको पता होना चाहिए वैसे ही तालिबान ने वहाँ पे काफी खैर मचा रखा है, काफी दिक्कतें आ रही हैं। अभी आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि वहाँ की महिलाओं जो अपनी मांग करती हैं उनको जो बिजली के तार है उनसे पीटा जा रहा है। तो अब वहाँ पे क्या है कि जब दिन स्थिति बुरी हो गई है तो जो विश्व खाद्य कार्यक्रम उसने बोला है कि अफगान क्या है वहाँ पर खास संकट से गुजर रहा है। अगर हम देखें हमारे किससे लिंक है टॉपिक, तो अगर आपसे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह उसके साथ भारत पर के क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या हित प्रभावित होते हैं, उन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा। तो मुद्दा है क्या, तालिबान ने अफगानिस्तान पर आपको पता है पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। लोगों के पास अब वहाँ ना कोई नौकरी बची है और ना ही आय का कोई साधन बचा है। इसी सर्दी में अगर बात की जाए तो लगभग 2 करोड़ लोग से अधिक लोग क्या हुए हैं, खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में से प्रेरित सूखा और संकट वहाँ पे स्थितियाँ और भी गंभीर कर देगा। यह उन्हें प्रवास और भुखमरी के चयन के लिए मजबूरी करेगा, क्योंकि या तो वो प्रवास करें या भुखमरी के लिए मरें। तो ये दिक्कत है। बाकी जो नक्शा दिखाया गया है इसमें क्या बोला गया है, जो इन्होंने तालिबान जो फाइटर हैं उन्होंने लगभग इस पूरे को कब्जा कर लिया है, और जब कब्जा हो चुका है तो वहाँ पर क्या स्थितियाँ काफ़ी नाजुक हैं। अगर हम देखें कि अफ़गान स्थिरता का महत्व क्या, अगर अफ़गान में स्टेबिलिटी आएगी तो क्या फ़ायदा होगा, तो वहाँ पे तो खास संकट है ही है। तो ऐसा नहीं है अगर एक देश में कोई दिक्कत है तो दूसरा देश प्रभावित नहीं होगा। तो अगर हम देख लें तो जो पड़ोसी मध्य एशियाई देश हैं जैसे कि तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान आदि, ये वहाँ पर भी फैल सकता है। तालिबान का पुनरुद्धार इस क्षेत्र में उग्रवाद को पुनर्जीवित करेगा, और ये क्षेत्र लेट आईएसआईएस आदि के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन जाएगा बाद में। अफगानिस्तान में गृह युद्ध के माध्यम से मध्य एशिया और उसके बाहर शरणार्थी संकट पैदा होंगे, लोग वहां से भागेंगे तो बाहर शरण लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान की स्थिरता के माध्यम से मध्य एशियाई देशों को हिंद महासागर के बंदरगाहों तक सबसे कम पहुंच समय में मदद मिलेगी। अफगानिस्तानी क्षेत्रीय व्यापार संस्कृति में एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है, और मध्य और शेष विश्व के लिए इसे जोड़ने वाले पुल की भूमिका हमेशा अफगानिस्तान ने निभाई है। अगर अफगानिस्तान में स्थितियां अगर शांतिपूर्ण स्थिति नहीं होंगी तो उसका भुगतान न केवल अफगानिस्तान को करना पड़ेगा बल्कि पूरे विश्व को करना पड़ेगा। अगर हम देखें कि भारत के लिए तालिबान के साथ जुड़ना अब क्यों जरूरी हो गया है, क्योंकि तालिबान की अब अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण उपस्थिति हो गई है। भारत पहले से ही अफगानिस्तान में भारी निवेश कर चुका है, तो अगर जो वहाँ के अगर आप दोबारा से जो कब्जा कर लिया है तालिबान ने, उससे दूर रहेंगे अगर आप, तो आपको कहीं ना कहीं क्या होगा, वहाँ पे जो आपने निवेश किया उसको घाटा होगा।
लगभग $3 अरब की संपत्ति हासिल करने के लिए भारत को अफगानिस्तान के सभी पक्षों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। पाक के गहरे राज भी तालिबान के साथ शामिल होना है, इसमें भारत का हित नहीं होगा। अगर भारत उनसे नहीं जुड़ेगा तो पाकिस्तान जुड़ चुका होगा, तो भारत को और उसमें तकलीफ होगी। यदि भारत अभी शामिल नहीं हुआ तो क्या होगा, रूस, ईरान, पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान के राजनीतिक और भू राजनीतिक भाग्य के निर्माता के रूप में उभरेंगे, जो निश्चित रूप से भारतीय हित के लिए हानिकारक होगा। इसके अलावा अमेरिका ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर एक क्वाड के लिए एक आशाजनक रूप से गठन की घोषणा की है, जिसमें यूएसए, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान शामिल है और भारत में शामिल नहीं, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। तो अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए जो भारत ने वहाँ पर अफगानिस्तान में चाबहार बंदरगाह जो बनाया था, उसके माध्यम से अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने भारत को लगातार प्रयास करने चाहिए, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। अगर हम समय की मांग देखें तो तालिबान द्वारा हिंसा को रोककर अफगान नागरिकों की सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से काम करने की वहाँ तत्काल आवश्यकता है। साथ ही साथ अफगानिस्तान को संघाई सहयोग संगठन जैसे मध्य एशियाई वास्तुकला में पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए। अमेरिका, ईरान, चीन, रशिया को अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत को सक्रिय रूप से वहाँ शामिल करना चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वो हमेशा शांति का हितैषी रहा है। शरणार्थी जो संकट हो रहा है उसके लिए एकीकृत कार्रवाई करने की वहाँ पे जरूरत है। इसके अलावा तत्काल पड़ोसियों के साथ शांति बनाए रखने के लिए तालिबान के साथ भारतीय जुड़ाव भी वहाँ पे जरूरी है। बात करेंगे जीएस पेपर 3 के बारे में और बात होगी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट के बारे में। ये आपका टॉपिक है पर्यावरण के संरक्षण मुद्दों से संबंधित। अगर अनक्लीन एयर की बात की जाए तो जो पैरामीटर देखे जाएं तो वर्ष 2020 में ग्लोबल मीन जो एविडेंस हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 413.2% बढ़ा हुआ है, मीथेन भी बढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन भी बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से हर चीज़ें क्या हुई, कहीं ना कहीं उनमें बढ़ोतरी हुई है, ये चीज़ें देखी गई हैं। अगर इस रिपोर्ट का हम ओवरऑल अगर देखें कंक्लूजन है क्या, तो वर्ष 2019 से 20 तक कार्बन डाइऑक्साइड में 2018 जो 19 है उसके तुलना में थोड़ी कमी आई है, लेकिन जो पिछला दशक रहा है उसमें औसत वार्षिक वृद्धि दर अभी भी बनी हुई है। यह महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2020 में जीवाश्म ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने में लगभग 5.6% गिरावट के बावजूद भी ये स्थितियां बनी हुई हैं। आपको पता होना चाहिए जो कोरोना महामारी है, इसलिए क्या हुआ है, काफ़ी आवागमन कम हुआ है, ट्रैफिक कम हुआ है, तो उससे क्या हुआ है, उत्सर्जन में तो कमी आई है, लेकिन जो उत्सर्जन का जो वृद्धि थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। और मीथेन की बात की जाए तो वर्ष 2019 से 2020 तक की वृद्धि में 2018-19 की तुलना में देखा जाए तो ये मीथेन में वृद्धि हुई है, नाइट्रस ऑक्साइड में भी वृद्धि हुई है। जो ग्रीन हाउस गैस है जैसे CO2 है, उसकी सांद्रता वर्ष 2020 में 413.2% पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गई है, जो कि जो पूर्व औद्योगिक वर्ष है उसके लिए 149% अभी भी अधिक है। ऐसी सारी बातें यहाँ पे रिपोर्ट में हैं। अगर इन रिपोर्ट की देखा जाए ओवरऑल इसमें चिंता क्या है, तो चिंता ये है भविष्य में जो सिंक के रूप में काम करने के लिए भूमि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है और महासागरों की क्षमता पर है, ये चीज़ें कम प्रभावी हो सकती हैं और इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और बड़े तापमान वृद्धि के खिलाफ बफर के रूप में कार्य करने की क्षमता में कम हो जाएगी, जिस हिसाब से चीज़ें बढ़ रही हैं। साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें वृद्धि की जो वर्तमान दर है, हम इस सदी के अंत तक पेरिस समझौते के पूर्व जो औद्योगिक स्तर पर हमने 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान जो चीज़ें लक्ष्य निर्धारित किए हैं उससे आगे हो जाएंगे अगर यही काम चलता रहा। इसमें देखें विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसके जो डाटा जारी किए हैं और उसकी बात की जाए तो ये एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, परिचालन जल विज्ञान और अन्य संबंधित जितनी भी जियोफिजिकल साइंस हैं जैसे समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय रसायन, इसके लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन इसकी स्थापना 1873 में हुई थी, अब इसका नाम बदलकर विश्व मौसम विज्ञान संगठन हो चुका है। ये ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन और विश्व जलवायु की स्थिति की नामक 2 रिपोर्टें जारी करती है। अगर इसमें देखें ये करता क्या है, तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है अर्थात विश्व मौसम संगठन है, वो 151 देशों और क्षेत्र में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान, जल विज्ञान सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करता है, ताकि जो बेसिक मौसम है, जलवायु और जल सेवाएं हैं किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जा सकें जब उनकी आवश्यकता होने। इनकी टिप्पणियों और आंकड़ों के प्रकाशन की गारंटी दी गई है और मानव गतिविधियां जैसे विमानन, शिपिंग, जल प्रबंधन, कृषि से संबंधित सभी पहलुओं के लिए मौसम विज्ञान और जल विज्ञान, जिसमें जलवायु परिवर्तन और ओजोन की निगरानी और उसकी भविष्यवाणी शामिल है, के आवेदन को आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा और ये पूरा क्या करता है, ये आपको जो भी वर्ल्ड में जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं उनको निगरानी करता है, उनमें अपने रिपोर्ट जारी करता है, उनका कंक्लूजन करता है। आपने कल पढ़ा था उइगर समुदाय के जो संकट आ रहा था, जो कि आपका चाइना के शिनजियांग प्रांत के अंदर की बात थी, तो आज हम बात करेंगे रोहिंग्या संकट के बारे में, उसका करेंगे अवलोकन। तो हुआ क्या है कि कनाडा सरकार ने बोला कि रोहिंग्या को ऐसे ना निकाला जाए, तो टॉपिक भारत उसके पड़ोसी देशों संबंध के बारे में। तो रोहिंग्या की बात की जाए तो म्यांमार देश की जो रखाइन प्रांत है वहाँ के निवासी हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है,
तो लगातार उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो देखिए मुद्दा है क्या, तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारे देश में रोहिंग्या समेत जितने भी अवैध अप्रवासी रह रहे हैं, इसके अलावा जो घुसपैठी लोग मौजूद हैं, उनके खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उसमें ये सिफारिश की गई है कि घुसपैठ को एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय अपराध बनाया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखें कि ये रोहिंग्याई भी इसमें शामिल है, तो आकर देखते हैं रोहिंग्याई हैं कौन। तो संयुक्त राष्ट्र जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि दुनिया में जो सबसे अधिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं, उन भेदभावों का सामना करने वाले जितने जाति समूह हैं, उनमें से एक रोहिंग्याई जो म्यांमार के लोग रहने वाले हैं, ये अल्पसंख्यक हैं। 2017 की शुरुआत में इनकी जो आबादी थी वो लगभग 10 लाख थी। ये अपनी भाषा और संस्कृति में इनकी अपनी भाषा है, एक संस्कृति है और वे अरब व्यापारियों और अन्य समूहों के वंशज हैं, जो पीढ़ियों से इस म्यांमार के जो रखाइन प्रांत है उसमें रहते आए हुए हैं। म्यांमार की सरकार ने, जो मुख्य रूप से बौद्ध देश है, उसने रोहिंग्याई नागरिकों से इनकार कर दिया गया है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि 2014 की गणना में भी इनको बाहर किया गया वहाँ से। उन्होंने लोगों के रूप में मान्यता देने से उनको इनकार कर दिया है। यह बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों के रूप में देखता है। उन्हें लगता है कि जो बांग्लादेश से अवैध प्रवासी आए हैं वही रोहिंग्या ही हैं। हम तो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो हमें तो ये लोग होने नहीं चाहिए। तो संकट अगर बात की जाए, अगस्त 2017 में रोहिंग्याई मुसलमानों पर म्यांमार की सेना द्वारा एक घातक कार्रवाई की गई और वहां पर सैकड़ों हजारों को सीमा पार बांग्लादेश में भेज दिया गया। उन्हें समुद्र या पैदल या एक अन्य सैन्य आक्रमण से बचने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया उन्होंने। समुद्र से भागे, पैदल भागे, जिसके बाद में हुआ क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने जातीय सफाई पाठ्य पुस्तक उदाहरण के रूप में इसको वर्णित किया है कि क्या कोई देश क्या करे, जाति आधार पर अपनी चीज़ों को साफ कर रहा है। जो हमें बर्मा नाम से जानते हैं, जिसे पहले रंगून बोला जाता था, अब इसका नाम म्यांमार हो गया है। उसमें सेना ने कहा है कि वह रोहिंग्याई आतंकवादियों से लड़ रही है और नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करता है, उनका ये कहना है। उसे वो कहते हैं रोहिंग्याई वो सबको नहीं निशाना बना रहे हैं, बल्कि उसमें जो आतंकवादी हैं मुख्य उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन देखने में आ रहा है सभी रोहिंग्याई को वहां से भगा रहे हैं। अगर देखें इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या रही है, जो एक संस्थान है इम्पोर्टेंट एमएसटी इंटरनेशनल, इसका ये कहना है कि म्यांमार की सेना ने भी रोहिंग्याई महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार दुर्व्यवहार किया है। अगस्त 2018 में संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ता द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि म्यांमार की सेना पर नरसंहार के इरादे से सामूहिक हत्याएं, बलात्कार को अंजाम देने का उन्होंने भी आरोप लगाया है। पश्चिमी अफ्रीका छोटे मुस्लिम बाहुल राष्ट्र जो गाम्बिया है, उसके द्वारा दर्जनों अन्य मुस्लिम देशों की ओर दर्ज किए गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मामले में म्यांमार की सेना के खिलाफ आपातकालीन उपाय करने का आह्वान किया गया था, जिसमें तात माडा के नाम से इन्हें जाना जाता है। जब तक कि पूर्ण जांच नहीं हो जाती, इनको लॉन्च करने की बात कही गई है। अब देखें कि इतना सारी दिक्कतें अगर हुई हैं, तो प्रेजेंट टाइम में रोहिंग्या हैं कहाँ पे, तो लगभग 8,60,000, जो आपने अब देखा था पहले 10 लाख थे, रोहिंग्याई दक्षिणी बांग्लादेश में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले शरणार्थी शिविरों में लगातार रह रहे हैं। म्यांमार और बांग्लादेश सरकारें म्यांमार में रोहिंग्याई शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन करने की शर्तों पर बातचीत करना जारी रखना चाहती हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय की बात की जाए तो लगभग 40,000 जो रोहिंग्याई हैं वो कहाँ आ गए हैं, भारत के अंदर आ गए हैं। तो आप देख लीजिए ये रोहिंग्याई क्या है, म्यांमार का हिस्सा है, रखाइन स्टेट है, यहाँ पर इनकी बात कही गई है कि यहाँ के हैं। उसके अलावा ये बांग्लादेश के चिटगांव, ढाका यहाँ पे भी आ गए हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रवास भारत के अंदर भी हुआ है। लगभग 8,60,000 यहाँ पे हैं और 40,000 भारत के अंदर आ गए हैं। बात करेंगे कोरोना के बारे में, जो कि त्रिकोणोप्टेरस कोरोना की बात करेंगे। तो इंडोनेशिया के सुलावेसी जो द्वीप है, ध्यान रखना, और आपसे पूछना आ जाए कि सुलावेसी द्वीप कहाँ पे है, वो है इंडोनेशिया के अंदर। उस पर संग्रहालय के वैज्ञानिकों ने भृंगों की 28 नई प्रजातियों की खोज की है। उनमें से एक का नाम ट्रिगोनाप्टेरस कोरोना रखा गया है और यह परियोजना कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रभाव को दर्शाती है। ध्यान रखना, जो बात हम कर रहे हैं त्रिकोणोप्टेरस कोरोना के बारे में, तो उसमें क्या हुआ है, जो मच्छर कुछ दिखता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। इसका ये सीन है उड़ता हुआ, और इसका पास में देखें तो कुल इस तरीके से इसका सीन दिखाई पड़ता है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो इन्होंने क्या किया, कोरोना महामारी के दौरान जो वहाँ पे चीज़ें खोजी हैं, तो कोरोना के प्रभाव को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया है, इसके इस टाइप के मच्छर का नाम भी उन्होंने क्या रख दिया है, तो आप देख याद रखिएगा, इसका नाम इन्होंने रखा है त्रिकोप्टेरस कोरोना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नामकरण हुआ है कोरोना की महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखने के लिए। इसी के साथ आज जितने भी करंट अफेयर थे उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, उसमें आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। यदि आपको कोई दिक्कत है तो फिर भी आप बताइए, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और उसमें लगातार निरंतर सुधार करने की कोशिश इस चैनल द्वारा की जाएगी। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।